ये हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति है उसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी शक्तियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारतीय संघ में, इंडियन फेडरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और भारत के हिरार्की में फर्स्ट सिटीजन यानी कि पहले नागरिक भी हैं। तो उनको बहुत से अधिकार हैं, जैसे कि उनको एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं, फाइनेंशियल पावर उनके पास है, लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी शक्तियां हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक शक्तियां, इमरजेंसी में रिलेटेड पावर है, मिलिट्री है और क्षमादान की शक्तियां हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की। एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स जो कार्यकारी शक्तियां हैं। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आर्टिकल 53 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बात बोलता है कि संघ की जितनी भी शक्तियां हैं यानी कि यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, वेस्ट इन प्रेसिडेंट, और वो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे, यानी कि डायरेक्टली खुद से या इनडायरेक्टली जो अपने अधीन अपने सबऑर्डिनेट जो भी ऑफिसर्स हैं उससे। इसके साथ ही आर्टिकल 77 उनको ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यानी कि संघ के कार्य से संबंधित नियम बना सकते हैं, यानी कि विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। इसके साथ में वो बहुत सारी अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियां भी करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आर्टिकल 73 ये बात बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो राष्ट्रपति की प्लेजर तक यानी कि उनकी इच्छा तक अपने पद पर रहेंगे। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके साथ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है उनके चेयरमैन और मेंबर, इनकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 के तहत उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 78 जो अनुच्छेद 78 है वो प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ बाउंडेशन से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ओब्लिगेशन बाध्यताएं आरोपित करता है। ये बोलता है कि प्रधानमंत्री की कुछ ड्यूटीज़ होंगी प्राइम मिनिस्टर की, और वो ड्यूटीज़ ये होंगी कि वो राष्ट्रपति को संघ जो यूनियन ऑफ इंडिया है संघ के कार्य से संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित जो भी जानकारी है वो राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवाएंगे जब भी उनसे कहा जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई भी मैटर जो जिसके ऊपर किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया है लेकिन बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, ये जानकारी राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ ही साथ आर्टिकल जो इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग और जो पिछड़ा आयोग, इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इस कमीशन की 338 के तहत। इसके अलावा राष्ट्रपति इंटरस्टेट काउंसिल को भी इस्टेब्लिश करते हैं या उसकी फॉर्मेशन करवा सकते हैं ताकि राज्यों और केंद्र के बीच में और राज्यों और राज्यों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। इसके साथ ही जितनी भी यूटी है यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और इनकी सहायता से वो इनके प्रशासन पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं। इसके अलावा जो 5th शेड्यूल है उसमें शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र को, नए अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करना, इसके क्षेत्रफल को घटाना या उनको बढ़ाना, इसके साथ ही किसी अनुसूचित क्षेत्र के
दर्जे को समाप्त करना, ये सब राष्ट्रपति के अधिकार में है। इसके साथ ही साथ वो इन अनुसूचित क्षेत्रों की में बेहतर प्रशासन के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन भी करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के नॉमिनल हेड है, यानी कि सारा कार्य उन्हीं के नाम पे होता है। अगर आर्टिकल 74 को छोड़ दिया जाए तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं। सिर्फ आर्टिकल 74 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्य में असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होंगे, और राष्ट्रपति उनकी सलाह पे काम करेंगे। यानी कि 74 को छोड़ के अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो रियल हेड है, लेकिन आर्टिकल 74 है जो उनको एक थोड़ा इन्फीरियर स्टेटस प्रदान करता है रियल पावर के मामले में। अब दूसरे जो उनकी पावर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है उनकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि उनकी विधायी शक्तियों के बारे में, यानी कि कानून बनाने से संबंधित क्या शक्तियाँ उनके पास है। तो राष्ट्रपति जो है खुद वो भारतीय संसद के अभिन्न अंग है। भारतीय संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो संसद को कोई भी सत्र सेशन है उसको समन करते हैं, या जो कोई सेशन अभी ऑनगोइंग है उसको प्रोरोग यानी कि सत्रावसान, उसको सत्र को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। वो मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश का निर्णय भी आदेश जारी करते हैं। इसके अलावा जब संसद के दोनों सदनों के बीच में कोई डेडलॉक हो तो वो जॉइंट मीटिंग के लिए भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जब भी नई संसद बनती है, जब उसकी पहली मीटिंग होती है तब, और हर साल में जो सबसे पहला सत्र होता है जिसे बजट सेशन के नाम से बोलते हैं, तो उसकी ओपनिंग पे राष्ट्रपति का भाषण होता है जिसको प्रेसिडेंट स्पीच बोलते हैं, वो उसको संबोधित करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है, कोई ऐसा मुद्दा है, तो उसके लिए वो संसद को आदेश भेज सकते हैं या उस पर संदेश भिजवा सकते हैं, कोई लंबित विधेयक हो, कोई पेंडिंग इत्यादि। इसके अलावा आर्टिकल 103 और 102 के तहत जब भी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि अयोग्यता का निर्धारण करना हो, डिसाइड करना होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ सलाह करके प्रेसिडेंट उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पे निर्णय भी लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लेजिस्लेशन यानी कुछ ऐसे कानून भी है जिनको संसद के अंदर टेबल करने से पहले, यानी कि संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की परमिशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके अंदर मेनली हम लोग देखें तो इसमें जैसे कि किसी भी स्टेट है, नई स्टेट को बनाना या पुरानी स्टेट है उसकी बाउंड्री में फेरबदल करना, उसको घटाना या बढ़ाना, उसकी स्टेट का नाम चेंज करना। इसके अलावा जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक और फाइनेंस बिल जो है उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर कोई भी नया टैक्स इम्पोज करना है और उस टैक्स के अंदर जो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं उसमें स्टेट का इंटरेस्ट हो, यानी कि राज्यों की रुचि हो या राज्यों का कुछ हिस्सा हो, तो उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आर्टिकल 19(1)(g) के तहत, यानी कि कोई भी ऐसा बिल या विधेयक संसद के अंदर हम ला रहे हैं जो आदमी की जो व्यापार है यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता से संबंधित है, उसको अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है तो उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही अगर कोई भी बिल जो है वो कानून तब बनता है जब संसद के दोनों सदन उसे पास कर दें, और उनके पास करने के बाद राष्ट्रपति उसे अपनी अनुमति यानी कि उससे सहमति प्रदान करें। तो जब भी संसद कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसमें राष्ट्रपति के पास 3 चॉइस होती है, या तो वो उस बिल को एसेंड यानी कि अनुमति दे देते हैं, और अगर वो अनुमति दे देते हैं तो वो बिल कानून बन जाता है,
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन उनके पास है कि वो उस अनुमति को विदोल्ड यानी कि रोक लेते हैं। तो ऐसा करने पे जो है वो एक वीटो का पार्ट बन जाता है। या फिर ऐसा है कि अगर वो उस बिल को संसद के पास पुनः भेज देते हैं रिकन्सिडरेशन के, यानी कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए तब। और ऐसे ही सेम कंडीशन राज्य बिल के पास होती है। जब गवर्नर के पास राज्य की विधानसभा का कोई भी बिल आता है तो या तो वो इसको उस पर खुद डिसीजन लेते हैं या राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी कि कंसिडरेशन के लिए उसको राष्ट्रपति के पास रेफर कर देते हैं। तो सेम कंडीशंस जो है, सेम ऑप्शंस राष्ट्रपति के बाद फिर से होते हैं स्टेट बिल से रिलेटेड। या तो वो इसे अनुमति दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, या इसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं, या इस पर विदोल्ड कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास एक और पावर होती है कि वो संसद के सदन में यानी कि विशेषकर राज्यसभा में 12 ऐसे लोगों को जो आर्ट से, लिटरेचर, कल्चर या खेल से सार्वजनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। लेकिन इससे पहले जो मूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये प्रोविज़न भी था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। एंग्लो इंडियंस मीन्स जिनका ओरिजिन भारतीय और इंग्लिश यानी कि यूरोपियन दोनों मिक्स हो। लेकिन अभी संसद ने, पार्लियामेंट ने इसमें अमेंडमेंट करते हुए इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी पावर भी होती हैं, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी है, यानी कि अध्यादेश। ये पावर राष्ट्रपति को इसलिए दी गई है ताकि कोई ऐसी अचानक से अनफोर्सीन इंसिडेंट्स या कोई ऐसी घटना हो जाए और जिस पे तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी हो, तो इसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस। और ये ऑर्डिनेंस ये पावर जो है राष्ट्रपति को अचानक से आने वाली अनअवॉइडेबल और अनसीन सर्कमस्टांसेस को हैंडल करने के लिए दी गई है। ये शॉर्ट टर्म की है। और राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों या दोनों में से कोई भी एक जो है हाउस, राज्यसभा या लोकसभा नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति इसको इशू कर सकते हैं। और ये ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के साथ ही करते हैं, यानी कि वो इसमें अपने डिस्क्रिशन यानी कि अपनी इच्छा से वो इसको इशू नहीं कर सकते। और ये राष्ट्रपति की ये डिक्लेरेशन यानी कि ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है, इसको कोर्ट में इस बेस के ऊपर चैलेंज किया जा सकता है कि ये मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ इशू की गई है, यानी कि असद्भाव के कारण। आरसी कूपर केस जो सुप्रीम कोर्ट में ने जो इसमें अपनी जजमेंट दी थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि 38 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने ऐसा प्रोविज़न लेके आई थी कि इस मामले में राष्ट्रपति की जो सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, वो फाइनल होगी और इसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस प्रोविज़न को डिलीट कर दिया गया। अभी जो स्टांस वो ये है कि अगर मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ कोई भी ऑर्डिनेंस इशू किया गया है तो उसको जुडिशरी में चैलेंज किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस जो है वो सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे जारी किया जा सकता है, उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर जो यूनियन लिस्ट में है। और ऑर्डिनेंस के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट है उनको एब्रिज या उनका उन्मूलन, उनमें कमी नहीं की जा सकती। कोई नया टैक्स इम्पोज नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही अध्यादेश के द्वारा संविधान में बदलाव यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू नहीं किए जा सकते। और एक बार अध्यादेश जारी होने के बाद इसको जब पार्लियामेंट फिर से बैठती है, संसद के दोनों सत्र, तो उसे 6 वीक के अंदर दोनों सदनों से इसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए, अन्यथा ये निरस्त हो जाएगा। अगर संसद इसको अप्रूव नहीं करती है तो ये ऑर्डिनेंस समाप्त माना जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति इससे पहले बीच में कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। और अगर संसद इस अध्यादेश पे सहमति दे देती है तो यह अध्यादेश कानून बन जाता है। DC वधवा
का एक और इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। DC वधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बार बार अध्यादेश को पुनः लागू करना बिना संसद में इसे या राज्य विधानमंडल में रखे ये संविधान का उल्लंघन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज कलरेबल एक्सरसाइज। यानी कि बिहार में हुआ ये था कि बिहार के गवर्नर ने 250 से भी अधिक बार ऑर्डिनेंस को जारी करते हुए किसी कानून को 14 वर्ष तक रखा था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को कुछ एमरजेंसी पावर दी गई है, जिसको 3 हेड में देखा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये ली गई है जर्मन के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मन में जो जर्मनी का वीमर संविधान था उससे ली गई है। और एमरजेंसी पावर इसलिए ली गई है ताकि कल को अगर देश में राष्ट्र के ऊपर कोई भी ऐसा खतरा आ जाए और ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ शक्तियां चाहिए, तो उसके लिए ऐसी 3 एमरजेंसी पावर का संविधान में वर्णन किया गया है। सबसे पहली है आर्टिकल 352 के थ्रू जो नेशनल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं। ये इमरजेंसी 3 ग्राउंड पर लगाई जा सकती है: एक्सटर्नल अग्रेशन या वार, और आर्म्ड रिबिलियन। इन स्थिति में ये 3 बार लगाई जा चुकी है अब तक। 1962 भारत चीन वॉर के समय, 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और 1971 इंडिया पाकिस्तान वार, और 1975 में इंटरनल रिबिलियन की आंतरिक अशांति के नाम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी। इस इमरजेंसी को राष्ट्रपति जो है सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद की लिखित अनुमति, रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही लगा सकता है। ऐसा 44वां अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। इस डिक्लेरेशन को संसद के दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, यानी कि जितने भी मेंबर हैं उनके 2/3 यानी कि 2/3 मेंबर के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए। और ये अप्रूवल 1 महीने में, 1 मंथ में मिल जाना चाहिए। एक बार अप्रूव होने के बाद में इमरजेंसी 6 महीने तक इफेक्ट में रहती है, और इसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम 6 मंथ के बाद बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद दूसरी इमरजेंसी है 356, जो स्टेट प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ये 2 ग्राउंड पे लगती है, 356 और 365 आर्टिकल में। आर्टिकल 356 ये बोलता है 356 कि अगर गवर्नर राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है और शासन संविधान के प्रोविजन के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि 356 अप्लाई कर सकते हैं। और आर्टिकल 365 365 ये बोलता है, जो दूसरा ग्राउंड है, कि अगर स्टेट यूनियन के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन को, कार्यकारी निर्देश को अप्लाई या उसको इफेक्ट देने में फेल हो जाता है, यानी कि उनके कार्यकारी निर्देश का पालन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति उस पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और ऐसे किसी भी डिक्लेरेशन को जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी, जितने प्रेजेंट मेंबर हैं उनके 50% से ज़्यादा के द्वारा समर्थन या उसको पास होना चाहिए। एक बार पास होने के बाद ये 6 महीने के लिए अप्लाई है, और इसे मैक्सिमम 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर तीसरी इमरजेंसी जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में आर्टिकल 360 के तहत ये इसका वर्णन किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि देश की फाइनेंशियल क्रेडिट और वित्तीय साख के ऊपर संकट आ गया है या उसकी स्टेबिलिटी पे खतरा है, तो राष्ट्रपति जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसको डिक्लेयर करने के बाद संसद के दोनों सदनों के द्वारा डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी से इसको
अप्रूवल मिलना ज़रूरी है, और एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद ये अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए इफेक्ट में रहती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की मिलिट्री पावर की। तो राष्ट्रपति जो है सभी आर्म फोर्सेस का, यानी कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स जो है उनके सुप्रीम कमांडर होते हैं, और इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है, चाहे वो नेवी के हो, मिलिट्री के हो या एयरफोर्स के हो, उनको अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही किसी युद्ध की यानी कि कोई वार है उसकी डिक्लेरेशन या उसके समाप्त होने की घोषणा भी राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर की बात करते हैं, तो जुडिशियल पावर में राष्ट्रपति के पास काफ़ी वास्ट पावर इनको दी गई है। सबसे पहले तो आर्टिकल 143 यानी कि 143 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल एडवाइस ले सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जजेस जो है इनको अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास माफ़ी की पावर होती है, पार्डनिंग पावर होती है राष्ट्रपति की। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट के द्वारा दी गई कोई भी सज़ा को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकते हैं, और मृत्यु दंड जो डेथ सेंटेंस है उसके मामले में भी राष्ट्रपति उन मुद्दों को देख सकते हैं, उसमें कमी या उसको माफ़ किया जा सकता है। उसके बाद अगली पावर है राष्ट्रपति की वीटो। वीटो का अर्थ है मतलब रोक देना। और इंडिया के अंदर राष्ट्रपति 3 तरीके के जो वीटो हैं उनका उपयोग करते हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो के अंदर राष्ट्रपति जो है अपनी कोई भी बिल जब राष्ट्रपति के पास उनकी असेंट यानी कि सहमति के लिए भेजा जाता है तो वो इस पर अपनी सहमति को रोक लेते हैं, और उसके ऐसा करने के बाद बिल समाप्त हो जाता है। दूसरा वीटो है वो है सस्पेंसिव वीटो। इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है किसी भी जो बिल है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देते हैं सदन के पास, और अगर संसद उस बिल को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस बिल के ऊपर अपनी सहमति देनी पड़ती है। ये सस्पेंसिव वीटो का पार्ट है। और पॉकेट वीटो जो है उसके अंदर राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी राय जाहिर नहीं करते हैं, यानी कि उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये एक अनिश्चितकालीन तक के लिए उस पर सहमति रोक ली जाती है। इस वीटो का उपयोग जो है जब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1986 में कोई बिल लेके आए थे जिससे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को ऐसा लगा था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और तो जो ज्ञानी जैल सिंह थे उन्होंने जो भारतीय डाक के अंदर अमेंडमेंट का जो बिल था उस पर वीटो का प्रयोग किया था, और इसलिए वो बिल रुक गया। इसके बाद कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं जो राष्ट्रपति के पास है। फाइनेंशियल पावर के अंदर है कि राष्ट्रपति जो है वो यूनियन बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो संसद में पेश करवाते हैं। कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट यानी कि जो अनुदान की शक्ति है अनुदान मांगने की, वो राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन के साथ ही वो। इसके अलावा जो धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है वो राष्ट्रपति की प्रायर अप्रूवल के साथ ही पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट जो है वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर यानी कि एकदम से अचानक से कोई आने वाली सिचुएशन से हैंडल करने के लिए बनाया गया है, उसके जो कस्टोडियन है वो भारत के प्रेसिडेंट है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत एक फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट करते हैं जो सेंटर और यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको तैयार करता है। अगर डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें राष्ट्रपति की तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस है या जो एग्रीमेंट्स हैं उनको प्रेसिडेंट के बिहाफ पे नेगोशिएट किया जाता है। साथ ही एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स जो हैं
उनको अपॉइंट करने का काम भी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। इसके साथ ही दो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट 42वां संशोधन 1976 का, जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। उसके अंदर ये कहा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह एडवाइस है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर और वो इसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी कि 44वां संशोधन 1978 में आया। उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी कोई सलाह है, एडवाइस है, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए एक बार भेज सकते हैं सदन के पास, यानी कि संसद के पास। लेकिन अगर संसद फिर से वही रिकमेंडेशंस इशू करती है तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर अपनी एसेंट या अनुमति देना उनके लिए बाध्यकारी होगा। इसके साथ ही साथ अंत में हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि कुछ ऐसी पावर है या कुछ ऐसी सिचुएशन ऐसी पावर जिनका उपयोग वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से, यानी कि अपने विवेक से कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी सर्कमस्टेंशियल पावर राष्ट्रपति को दी गई है। सबसे पहले अगर लोअर हाउस है लोकसभा में किसी भी पार्टी को या जो अलायंस है उसको अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करते हुए, अपने विवेक का उपयोग करते हुए किसी भी बड़े दल के नेता को या किसी भी लीडर को जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए इनवाइट कर सकते हैं और उसे एक रीजनेबल टाइम अपने विवेक से दे सकते हैं कि उस टाइम में वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करे फ्लोर टेस्ट के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई सरकार बीच में गिर जाती है तो ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर निर्भर करता है प्रेसिडेंट के कि वो इस बीच में किसी नए लीडर को या किसी और ग्रुप का जो कोalition है उसके लीडर को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करे या फिर जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व करते हुए नए इलेक्शन की रिकमेंडेशन करे। इसके साथ ही वो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी कि जो मंत्रिमंडल है, उसको डिसॉल्व करने के लिए भी बोल सकता है जो अपना फ्लोर टेस्ट है, विश्वास मत है, उसको पास नहीं कर पाई है। तो ये भारत के प्रेसिडेंट के बारे में था। अब आगे की वीडियो में हम लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।